Good evening, student. Subject is accounting for managers. Unit 4. Last topic cost accounting. हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक फंडामेंटल देखा था. हमने देखा था प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है. कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों की जाती है, किस डिपार्टमेंट के लिए की जाती है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए की जाती है. जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वो बेसिकली किससे कंसर्न रखती हैं, वो रखती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो रहती हैं तो वो प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन में सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. एक होती है सेलिंग प्राइस और एक होती है कॉस्ट प्राइस या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. हम कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस incurred for production activity. मतलब कितना परसेंटेज में खर्च कर रहा हूं और मेरी प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है. तो वो जब मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी तब मैं सेलिंग प्राइस के लिए जा सकता हूं कि अब मुझे अपने मैं किस अमाउंट पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकता हूं. ठीक है. तो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्सपेंसेस को जान लेना. एक्सपेंसेस पता चल गए तो उसकी बेसिस बना के मैं अपनी सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर सकता हूँ. यहां तक क्लियर है. अब कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस हमने देखा था कॉस्ट प्राइस की कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं. ठीक है. कॉस्ट प्राइस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब मैं कॉस्ट प्राइस को निर्धारित कर रहा होता है जो हम हाइपोथेटिकल होती हैं, काल्पनिक होती हैं. ठीक है. जैसे काल्पनिक क्या होती हैं, जैसे मैंने बोला कि अवेलेबिलिटी ऑफ वेजेस. मैं सोच रहा हूं कि मैं वेज रेट ये रहेगा इस साल, पर वेज रेट महंगाई को देखते हुए बढ़ भी सकता है और सेम भी रह सकता है. ठीक है. रॉ मटेरियल भी है, रॉ मटेरियल के साथ भी सेम चीज होगी. ठीक है. और जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ भी सकते हैं या स्टेबल रह सकते हैं. तो नॉर्मली क्या होता है कि हम इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वो कॉस्ट प्राइस को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं. अब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेस. तो कॉस्ट अकाउंटिंग कितने तरह की होती है. सबसे पहले होती है यूनिट कॉस्टिंग मेथड. यूनिट कॉस्टिंग मेथड. यूनिट कॉस्टिंग मेथड. ठीक है. यूनिट कॉस्टिंग मेथड क्या मेथड होता है कि मान लो मैं सिमिलर अमाउंट ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा हूं, प्रोडक्ट एक ही तरह का है, तो मैं यूनिट कॉस्टिंग मेथड निकालूंगा कि पर यूनिट कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है. एग्जांपल, जैसे मैंने 100 यूनिट्स बनाई और मेरा खर्चा 1000 रुपए हुआ, तो मैंने क्या बोला कि पर यूनिट कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट हमारी आ रही है 10 रुपीज. ठीक है. अब इस 10 रुपीज को मैं बेस मानते हुए या तो 9 या 11 या 10, ठीक है, इसके आसपास ही कॉस्टिंग रहेगी मेरी. मैं अगर प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो फिर आता है जॉब कॉस्टिंग मेथड. जॉब कॉस्टिंग मेथड. जॉब कॉस्टिंग मेथड क्या बोलता है कि मान लो मेरा जो प्रोडक्शन है वो ए बी सी. ठीक है. यहां पे जाके फिनिश प्रोडक्ट निकलता है. तो ए जॉब की कितनी कॉस्टिंग आ रही है, बी तक कितनी आ रही है और सी तक कितनी आ रही है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम कहाँ यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स. ठीक है. ऑटोमोबाइल्स में जैसे हम ये देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स की जैसे आज आप ये BMW या ऑडीज ये सब देख रहे हो, तो यहाँ पर असेंबलिंग हो रही है. यहाँ पर पार्ट्स बाहर से बनकर आते हैं. पुणे में या आसपास जो प्लांट्स लगे हुए हैं या गुड़गांव में जो प्लांट लगा हुआ है वहां पर जाकर उसकी असेंबलिंग होती है. तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अलग अलग जगहों पर
कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, इतनी यूनिट्स के पार्ट्स बनाइए, दूसरी यूनिट्स में इतने पार्ट्स बनेंगे, तीसरी यूनिट्स में इतने पार्ट्स बनेंगे, फिर हम देखते हैं कि हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी आ रही है। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को ही अगर हम आगे बढ़ा के एक्सपेंड करें तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग में द मेथड इज एप्लीकेबल टू दोज इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग अ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट रिक्वायरिंग प्रोसेसेस। आउटपुट निकालने के लिए हमने क्या करा, आउटपुट निकालने के लिए हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरना पड़ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो जब ये अपना प्रोसेस पूरा करेगा, फिर यहाँ प्रोसेस पूरा होगा, फिर यहाँ प्रोसेस पूरा होगा, फिर यहाँ प्रोसेस पूरा होगा। जब यहाँ पे प्रोसेस हमारा पूरा होगा तो हमारे हाथ में क्या आएगा, फिनिश प्रोडक्ट आएगा। फिर आती है आपकी डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं कि एक इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में, और फिर हम देखते हैं कि उन डिपार्टमेंट्स ने अपना काम कितनी बखूबी किया, फिर उसकी हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग निकालते हैं। मल्टीपल कॉस्टिंग, मल्टीपल मल्टीपल कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि मैंने मल्टीपल कॉस्टिंग में मैं क्या करूंगा, कहीं जगह यूनिट कॉस्टिंग मेथड भी यूज करूंगा, जॉब कॉस्टिंग भी थोड़ा यूज करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे प्रोसेसेस को मैं यूज करूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को निकालूंगा कि मेरी फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या आई। तो मल्टीपल कॉस्टिंग ठीक है, कई जगह हो सकता है छोटे पार्ट्स हैं, सिमिलर प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैं यूनिट कॉस्टिंग को यूज करूंगा। फिर जॉब कॉस्टिंग के बाद उससे हायर पार्ट्स आ गए, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड को जब मैं इकट्ठा यूज करता हूँ प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो वो आती है मल्टीपल कॉस्टिंग। अब आता है इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्टिंग सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है कि इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्टिंग सिस्टम, और उसको कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, या इसकी एडवांटेजेस या इसके फीचर्स क्या होते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्टिंग सिस्टम। अब इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब होता है, ये हमने 6 तरह की कॉस्टिंग प्रोसेसेस देख लिए। अब हमको क्या करना है कि हमको इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से कि हम कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम वो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कौन सा इंस्टॉलेशन करेंगे, हम इंस्टॉल करना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में डिश टीवी आता है, या आपके यहाँ नया फ्रिज आता है, या नया मोबाइल या कंप्यूटर, तो उसके लिए हमको क्या करवाना पड़ता है, इंस्टॉलेशन करवाना पड़ता है। द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिस्टर्ब एज लिटिल एज पॉसिबल, ठीक है। मैं जब इंस्टॉल कर रहा हूँ किसी नए कॉस्टिंग सिस्टम को, तो मुझे क्या ध्यान देना है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिटिल डिस्टरबेंस हो, बिल्कुल कम डिस्टरबेंस हो, और मेरा कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सके। There should be gradual and smooth introduction of the system. Gradual, ग्रेजुअल सिस्टम, ठीक है। क्या होता है कि जब मान लो मैं कोई एक नया कॉस्टिंग सिस्टम लेकर आया हूं, तो ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट और वर्कर्स के सपोर्ट के बिना मैं कभी भी सफलता या सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली, ठीक है। स्लोली स्लोली मुझे क्या करना है, उस सिस्टम को अपनी संस्था के अंदर इवॉल्व करना है ग्रेजुअली। While over elaboration of records should be avoided, it will be a fame economy as pure essential and impair efficiency, ठीक है। अब अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग एफिशिएंसी मेरी क्या है ना। तो अकाउंटिंग एफिशिएंसी भी मुझे देखनी है अकाउंट्स डिपार्टमेंट की कि वो किस तरह से
नए सिस्टम को एब्जॉर्ब करके कॉस्टिंग सिस्टम को यूज कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि किसी संस्था में हमको इंस्टॉल करना है कॉस्टिंग सिस्टम। सीधा सा मतलब है इस एग्जाम इस टॉपिक का, इंस्टॉलेशन का मतलब है कि मैं नए कॉस्टिंग सिस्टम को कैसे अपनी संस्था में इंट्रोड्यूस करूं। तो पहले क्या बात है कि लेस संस्था जिस प्लेटफॉर्म पर चल रही है उसके अंदर बहुत कम डिस्टरबेंस होना चाहिए, स्लोली स्लोली इस प्रोसेस को बढ़ाना चाहिए और अकाउंटिंग एफिशिएंसी को देखते हुए हमको उस प्रोसेस को इवॉल्व करना चाहिए। अब स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन, स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन, स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन। फर्स्ट स्टेप आता है द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव, हर हमने क्या पढ़ा है मैनेजमेंट में, हर संस्था का अपना एक उद्देश्य होता है ना। तो अभी हमने संस्था का उद्देश्य क्या देखा कि ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव को हमको देखना है। तो संस्थागत उद्देश्य हमारे क्या निहित हैं, हमको क्या बेसिकली हमारा जो ओनर है वो हमसे क्या चाह रहा है कि हमें कॉस्ट को बढ़ाना है कि हमको प्रोडक्टिविटी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना है। कई बार कॉस्ट को ध्यान ना दिया जाता है, प्रोडक्शन यूनिट्स पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी हमारी सेल्स उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। क्या हमको मार्केट शेयर लेना है, क्या हमको कंप्यूटर के ऊपर विजय हासिल करनी है, तो हमें संस्थागत उद्देश्यों के हिसाब से ही काम करना चाहिए। स्टडिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रूटीन, रूटीन क्या है संस्था का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पर्टिकुलर रूटीन होता है, उस रूटीन को मेंटेन करने के लिए हमको कहीं ये देखना है कि हम कोई नया इंस्टॉलेशन प्रोसेस लेकर आए हैं, तो जो हमारा डेली का रूटीन है संस्था का वो कहीं से भी क्षतिग्रस्त ना हो। डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, स्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन करते समय हमें देखना है कि हमारा जो नया सिस्टम हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं कॉस्टिंग का, कॉस्ट अकाउंटेंसी का, वो स्ट्रक्चर को जो बना हुआ है उसको पूरी तरह से उसके साथ उसका कोलैबोरेशन, उसका समन्वय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिटरमाइनिंग द कॉस्ट रेट्स, कॉस्ट रेट्स हमको सबसे पहले क्या पता करना पड़ता है कि कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमको किस रेट पर पड़ेगा, हमको किस रेट पर मिलेगा, तो हमको कॉस्ट रेट्स को डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो कॉस्ट हमारी क्या है, जैसे हमको वेजेस हमने देखे, तो वेजेस हमको किस कॉस्ट पर पड़ेंगे, हमको रॉ मटेरियल किस रेट पे पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी वेजेस किस रेट्स पर पड़ेंगे, तो ये सारी चीजें हमको कॉस्ट रेट्स को डिटरमाइन करना होता है पहले से। ऑर्गेनाइजिंग द कॉस्ट ऑफिस, कॉस्ट ऑफिस, कॉस्ट ऑफिस मतलब क्या है कि हमको एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, वो पूरी कॉस्टिंग और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देखेगा, डिटरमाइन करेगा, डिफाइन करेगा, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करेगा। तो ये एक प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमको कॉस्ट ऑफिस को निर्मित करना पड़ेगा। स्टोर अकाउंट्स आ गया, इसमें लेबर अकाउंट आ गया, कॉस्ट अकाउंट आ गया, रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट ऑफिस टू अदर डिपार्टमेंट। अब कॉस्ट ऑफिस रिलेशन टू अदर ऑफिस, ठीक है। अब अदर ऑफिस या अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कॉस्ट ऑफिस जो हमने निर्मित किया है, जो बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही अंग है, उसके रिलेशन अदर ऑफिस अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे हैं, कैसे होने चाहिए स्टूडेंट, सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनके बीच में हार्मनी होना चाहिए, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट के सहयोग या सभी डिपार्टमेंट के सहयोग के बिना हम कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, अब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या आती हैं इंस्टॉलेशन करते समय, डिफिकल्टीज क्या होती हैं, डिफिकल्टीज इन इंस्टॉलेशन, ठीक है।
डिफिकल्टीज इन इंस्टॉलेशन हमारी कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं? क्यों देखो, नया सिस्टम है, पुराने सिस्टम अपने एक पेस पर, एक रूटीन पर चल रहा होता है, हम एक नए कॉस्टिंग सिस्टम को ला रहे होते हैं, तो उसमें हमको डिफिकल्टीज क्या क्या आती हैं? लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। देखो, कभी भी नया सिस्टम आता है तो पावर डिस्टर्ब होती है, और पावर किसके हाथ में होती है? टॉप मैनेजमेंट के। तो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट जो है वो बहुत कम मिल पाता है हमको, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, कोई भी इंस्टॉलेशन करते समय डिफिकल्टी क्या आएगी? हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा टॉप मैनेजमेंट का, तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले सपोर्ट टॉप मैनेजमेंट का लें। रेजिस्टेंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टाफ, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टाफ, जो पुराना स्टाफ रहता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग पर यूनिट्स पर जाती है, एक एक यूनिट की कॉस्टिंग निकालना अति आवश्यक होता है। तो जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है वो इसमें अपना रेजिस्टेंस शो करता है, क्योंकि उसके ऊपर बर्डन आ रहा होता है। नॉन कोऑपरेशन एट अदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन छेड़ दिया जाता है संस्था के अंदर अदर डिपार्टमेंट से। जब हम किसी भी नए सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो हमको उस सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना है। शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ, ट्रेन्ड स्टाफ, ठीक है। ट्रेन्ड स्टाफ या स्किल्स की हम बात कर लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मैं बीबी एजुकेशन के लिए प्लेसमेंट्स भी देखता हूँ। जॉब्स की कमी नहीं है इंडिया में, कमी है इंडिया में तो किस बात की है? कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, ठीक है। स्किल्ड लेबर, अब मान लीजिए कि मैं किसी स्टूडेंट को प्लेस कर रहा हूँ, उसको एमएस एक्सेल ही नहीं आता है, उसको बेसिक एमएस ऑफिस ही नहीं आता है, पावर पॉइंट, ये सब तो डिमांड्स है बेटा इंडस्ट्री की, ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए। अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपके पास पूरे पूरे 2 साल हैं। मैं आपको चाहूंगा कि आप एक्सेल को बहुत अच्छे से सीखें। बहुत सारी वैकेंसीज मार्केट में एक्सेल और टैली से रिलेटेड रहती हैं। शॉर्ट हैवी कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सिस्टम, कॉस्ट, कॉस्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आज हम देखते हैं हमारे इस विशाल भारत देश के अंदर, इतनी जनसंख्या के अंदर, हम हमारे पास ना सब्जियों की कमी है, ना अनाज की कमी है, ना कोल्ड ड्रिंक, ना एफएमसीजी, किसी भी प्रोडक्ट की, ना चाय पत्ती, मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं होती। कमी क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे देश में सप्लाई चेन मैनेजमेंट इतनी बेहतर ढंग से मैनेज होता है। तो आज हम सिर्फ दुकान पे जाते हैं और उससे बोलते हैं ये सामान है, और हमको सामान मिल जाता है। पर इसके ऊपर क्या होता है कि टाइमली डिलीवरी हो, टाइमली प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन के बाद ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन के बाद रिटेलर के पास टाइमली सामान आ जाए। तो ये पूरी की पूरी एक चेन होती है ना। तो इस चेन में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भार आता है, ठीक है। हमने तो सोचा हमको एक पेप्सी या कोक पीनी थी, हम रिटेलर के पास गए, हमने उसको पैसे दिए और हमको मिल गई। हम सोचते हैं बहुत आसानी से हमको चीजें मिल जाती हैं, पर उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, वो प्रोडक्शन कब चला होता है, उसकी लोड ट्रकों के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा वो रिटेलर के पास आता है। और हम किसी भी व्यापारी को बहुत आसानी से देख लेते हैं, उसको पैसा देते हैं और सोच लेते हैं कि भाई उसके पीछे भी मेहनत है, ठीक है। फैक्ट्रीज की जहाँ पे प्रोडक्शन लोग दिन रात कर रहे हैं। अब क्या स्टेप्स हमको उठाना है जिससे हम इन डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सकें, है ना? क्या स्टेप्स हम उठाएंगे? अरे आपको जैसे मान लो कल जर्नी करनी है, कल आपको भोपाल आना है या भोपाल से इंदौर जाना है, ठीक है, या कहीं पर भी जाना है, तो आप क्या करते हो? एक पूरी प्लानिंग करते हो, प्रोसेस को डिफाइन करते हो कि मैं इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा, ये ट्रेन पकड़ूंगा, मैं यहाँ पहुंचूंगा। वैसे ही हम नए सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसको हम, उसमें डिफिकल्टीज हमने देखी, तो हम क्या क्या स्टेप्स उठा के उन डिफिकल्टीज को खत्म कर सकते हैं।
सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलना अति आवश्यक है। ये बात आप ध्यान में भी रख लीजिए। जब आप जॉब में भी जाएंगे, कोई इनोवेशन आइडिया आपके दिमाग में आता है तो कृपया करके अपने बॉस का सहयोग आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें, क्योंकि अगर आपके बॉस का सहयोग आपको नहीं मिला हुआ है तो आप निंदा के पात्र बनेंगे, असहयोग आपको प्राप्त होगा। तो हमको सपोर्ट किसका चाहिए? टॉप मैनेजमेंट का। यूटिलिटी ऑफ सिस्टम टू एग्जिस्टिंग स्टाफ, यूटिलिटी टू एग्जिस्टिंग स्टाफ। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ टू एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो पुराना स्टाफ है ना वो हमेशा रेजिस्ट करेगा नए सिस्टम को इन्वॉल्व करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए। आप लोग यूथ हो, जब आप लोग जॉब करने पे जाओगे तो कुछ आपको वर्किंग में परेशानियां, जो वयोवृद्ध लोग हैं, ओल्डर पीपल्स हैं, उनके पास से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आपको क्या करना है? उनको यूटिलिटी बतानी है कि नए सिस्टम आने से आपको ये फायदे होंगे। ठीक है, मैंने डिजिटल बोर्ड पर पहली बार यहाँ पढ़ाया, इससे पहले मैंने डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाया। पर मुझे जब हमारे चेयरमैन के द्वारा या विशाल सर, मोनू सर के द्वारा जब मुझे इसकी यूटिलिटी बताई गई तो मुझे इसको पता चला कि हाँ, इसको पढ़ाने की यूटिलिटी मेरे लिए कितनी अति महत्वपूर्ण हो सकती है। वर्कर्स कॉन्फिडेंस टू फॉर कोऑपरेशन, वर्कर्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, वर्कर्स का कॉन्फिडेंस, अति विश्वास, हमको आत्मविश्वास जगाना है। जब आप व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास जगा देते हो, उसके अंदर स्पिरिट्स हाई होती है, उसके अंदर जोश हाई होता है। जब वो स्पिरिट्स हाई होती हैं तो वो आपको अपना कोऑपरेशन भी देता है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देकर हम क्या कर सकते हैं? उसको इंस्टॉलेशन करने में मदद, मतलब उसको हम ट्रेंड करेंगे। मुझे यहाँ पर डिजिटल बोर्ड चलाने की ट्रेनिंग मिस्टर शिवम के द्वारा दी गई, तो मैंने क्या करा? मैंने ट्रेनिंग प्राप्त करके मैंने उसके ऊपर वर्किंग शुरू करी। तो अब क्या है, डिजिटल बोर्ड ने मुझे क्या दे दिया? डिजिटल बोर्ड ने मुझे एक स्किल्स दे दी कि हाँ, मैं कैमरे के सामने फेस करके स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ। कॉस्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसर्न। कॉस्ट सिस्टम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि यही नहीं कि मैं हमेशा नए सिस्टम को लाता रहूं, पुराने सिस्टम को बुरा बोलता रहूं कि पुराना सिस्टम बेकार था, नया सिस्टम अच्छा है। हम लोग यूथ हैं, हम लोग नए सिस्टम को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, हम इनोवेशन लेकर आते हैं। भाई, उस सिस्टम की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट में वो करती है, महत्व रखती है। अगर उसके पास रिक्वायरमेंट है तभी हमको अपने इनोवेशन आइडिया को देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? डिफ्यूज हो जाएगा वो इनोवेशन खत्म हो जाएगा। तो जब रिक्वायरमेंट हो, है ना, आवश्यकता ही जननी है, ठीक है, विकास की। तो हमने रिक्वायरमेंट हमारे पास होना चाहिए, तभी हम नए सिस्टम को इन्वॉल्व करने की बात करें। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम नए सिस्टम को इन्वॉल्व करके क्या करेंगे? प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर सुपरविजन का मतलब होता है निरीक्षण। निरीक्षण मतलब हमको नया सिस्टम, हम कोई भी नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं, कोई भी नई टेक्निक लेकर आए हैं, कोई भी नया गैजेट, कोई भी नए इंस्टॉलेशन कर रहे हैं हम किसी भी, है ना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रॉपर सुपरविजन हमको करना पड़ेगा उस चीज का। हमने इंस्टॉल तो कर दिया सिस्टम, पर अगर हम उसका सुपरविजन ही नहीं कर रहे हैं, मैंने ऑफिस के अंदर कैमरेज लगाए पर मैं उसका सुपरविजन ही नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो मतलब वो तो सिर्फ एक खाना पूर्ति हो गई। तो यहाँ पर मैं किसी भी नए सिस्टम को लेकर आया हूँ तो उस नए सिस्टम से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, मुझे उसका निरीक्षण करना अति आवश्यक है। जनरल फीचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्ट। जनरल फीचर्स क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के? अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को देखें तो जनरल फीचर्स क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा मटेरियल में यूज करती है,
इसमें हम मतलब नहीं करेंगे ड्राइंग से, मतलब ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। हम किस चीज से महत्व रखेंगे? मटेरियल। मटेरियल क्या परचेज किया, कितने रॉ मटेरियल परचेज किए, उस रॉ मटेरियल से हमने कितनी यूनिट्स को मैन्युफैक्चर किया। कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्मॉल टूल्स एंड मशीनरी स्पेयर्स, ठीक है, स्टोर्स, पार्ट्स, टूल्स, मशीन्स, इन सब की बात होगी किसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना वाउचर की बात होगी ना कैश अकाउंटिंग, इन चीजों लिया जाएगा। सर्विस, सर्विस ठीक है, सर्विस क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हमारे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, फ्यूल का, पावर का, स्टोर का। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, क्या तनख्वाह हम वर्कर्स को दे रहे हैं, किस तनख्वाह पर हमको वर्कर मिल रहा है, उसका प्रोडक्ट और प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ रहा है। सर्विस डिपार्टमेंटल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? प्लांट एंड मशीनरी पर, है ना। तो ये एक वस्तुतः स्थिति है जहां जनरल फीचर कॉस्ट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को मैटर करती है। रॉयल्टी, ओवरहेड्स, रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी एक तरह की लाइसेंसिंग होती है जिसको मैं लेता हूं। आप जो पेप्सी पी रहे हो, जो आप कोक पी रहे हो, उसमें बॉटल में देखना कि उसमें लिखा है पेप्सी को इंडिया लिमिटेड। ये ओरिजिनल पेप्सी नहीं है, ये यहाँ प्लांट में मैन्युफैक्चर की जा रही है, या कोक इंडिया लिमिटेड है। जो कोक यहाँ पे रॉयल्टी दे रहा है यूएसए की कोक को, और वो यहाँ पर प्रोडक्शन उसकी मर्जी से कर रहा है। ओवरहेड एक्सपेंसेस, क्या क्या ओवरहेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे? इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल है, पावर है, ये इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, स्टॉक वेरिफिकेशन देख लेते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन, देखो ये क्वेश्चन बरकतुल्लाह आपसे ऐसे भी पूछ सकती है कि या एग्जाम में आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, हम किन चीजों की बातें करते हैं या किन चीजों को हम इंक्लूड करते हैं। तो स्टॉक वेरिफिकेशन मतलब है कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन का हमारा स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारा, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है। Reconciliation of cost and financial accounts in order to ensure reconciliation, ठीक है। रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन पे आपको ज्यादा इतना कुछ आएगा नहीं। रिकंसिलेशन वैसे तो हम 11th-12th में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉमर्स लिया है, वो उनको पता होगा। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, फाइनेंशियल मतलब हम अपने अकाउंट्स को टैली करते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को टैली करते हैं। वैसे रिकंसिलेशन ऑफ, हम स्टॉक को टैली करेंगे, हम स्टोर पार्ट्स को टैली करेंगे कि हमारा मटेरियल कितना आया। रिकंसाइल करना, रिकंसाइल करना मतलब मिलाना किसी चीज को, ठीक है। तो रिकंसाइल का मतलब ये होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आज का टॉपिक यहीं एंड करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने अगर बुक्स हमारी बीबी एजुकेशन से नहीं बुलाई है तो आप हमारी बीबी एजुकेशन से बुक्स बुलवाइए। और क्योंकि मार्च में प्रोबेबली आपके एग्जाम्स होंगे, और तब पढ़ने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना अभी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। होगा क्या, अगर आप डेली भी 2 घंटे पढ़ाई करते हैं या 3 घंटे एग्जाम के पहले, तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो कुछ परसेंटेज का मैं गारंटी बोलता हूं कि आपका 5 to 7% डिफरेंस आएगा अगर आप अभी से फरवरी से पढ़ना शुरू कर देते हो। तो हमारे यहाँ बीबी एजुकेशन में बीएनबी बुक्स का अच्छा स्टॉक है। आप यहाँ पर फोन करके कोरियर के थ्रू अपने पास बुक्स को बुला सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, कोऑर्डिनेटिंग फॉर मी टुडे। वी विल बी बैक टुमारो with some new topic. Okay, thank you.